Hello my dear friends, after discussing the round of about figures and significant figures and conversion of different units, we have to now move on the new topic, and that is the laws of chemical combinations. मेरे प्यारे बच्चों, जो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है वो 17th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट जो है वो इकट्ठा होके वो सब्सटेंस को एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज करने का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एंड ड्यूरिंग देयर क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ केमिकल चेंजेस, उन लोगों ने बार बार जो चीज ऑब्जर्व की उसका उन लोगों ने लॉ बना दिया. तो these statements are known as the laws of chemical combinations. In this chapter we have to study 5 laws, but actually 4 laws are in our syllabus. 5th law is not in our syllabus. तो पहला लॉ हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक ध्यान में रखना कि ये सभी लॉ जो है वो अंडर वन टाइटल है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. दूसरा लॉ हमें जो पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब कि डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस. तीसरा हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ठीक है. फोर्थ लॉ हमें जो पढ़ना नहीं है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, विच इज नॉट इन अवर सिलेबस. फिफ्थ लॉ हमें जो डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, उसको गेल-यूसेक्स लॉ भी कहा जाता है. इसके अलावा एक नया लॉ है हमारी बुक में, वो है एवोगैड्रोस लॉ, जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की जगह पे उनको लाया गया है, क्योंकि वो 12th में भी इम्पोर्टेंट है. 11th में हम गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तो भी उसका इम्पोर्टेंस है. तो चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लेन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विथ एग्जाम्पल. एक बात देखना, ये लॉ जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोइन लेवोइजर ने दिया है. लेवोइजर, LAVOISER, एंटोइन लेवोइजर. नाम सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं. आप 9th स्टैंडर्ड में एक लॉ पढ़ चुके हैं, वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. उसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट बहुत ही सिमिलर है. वो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या स्टेटमेंट था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. The one form of energy can be converted to another form of energy. The total energy of the universe remains constant. ठीक है. तो उसी तरह ये law of conservation of mass is also deals with the relation between the mass of the reactant and the product during any chemical changes or during any physical changes. तो simple law हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. तो पहला स्टेटमेंट आप लिख लीजिए कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, the total mass of the product is equal to the total mass of the product is equal to the total mass ऑफ रिएक्टेंट. मास कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा. अगर यही स्टेटमेंट में दूसरे वर्ड में लिखना चाहूं, जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है उसमें लिखना चाहूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैटर मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास
neither be created nor be destroyed। ये मैं स्टेटमेंट किसके आधार पे फॉर्म कर रहा हूं? वो जो एनर्जी वाला लॉ था ना, उसके आधार पे बना रहा हूं। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फुल स्टॉप लगा दीजिए, टोटल मास ऑफ एनी रिएक्शन remains constant, remains constant। ये दो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, जो अच्छा लगे वो एग्जाम में लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मास ऑफ एनी रिएक्शन ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इसका, तो एक दो एग्जाम्पल लेके हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं सीधा साधा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जिसका आपको पता है कि वाटर कैसे बनता है। एग्जाम्पल, ये लो का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए, 2 moles of hydrogen when react with a 1 mole of oxygen। अब ये मोल जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे समझाना बाकी है, तो आप कंफ्यूज मत होना। 2 moles of water produced। अब आपको दो एलिमेंट के मास पता होने चाहिए। हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। बहुत ही इजी लो है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं रिएक्टेंट, ये साइड जो है, ये दोनों, ये रिएक्टेंट है। फिजिकल स्टेट मैंने लिखा नहीं है, फिजिकल स्टेट ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का गैसियस है, वाटर बनता है, वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। और ये जो वाटर बना है दैट इज अ कोल्ड प्रोडक्ट। अब आप फाइंड करिए, क्या फाइंड करना है? मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 है ना। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो हाइड्रोजन का हुआ 4 ग्राम। 2 ऑक्सीजन आर देयर, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। अब इसको मिला दो तो होगा 36 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द मास ऑफ let us discuss about the mass of product तो प्रोडक्ट है हमारा वाटर, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो 2 मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। ये देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन। तो एक हाइड्रोजन का जो है 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32। ये मैं टोटल लगा लेता हूं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 32 कितना हुआ? 36 ग्राम। देखिए, रिएक्टेंट का मास भी कितना आया? 36 ग्राम। प्रोडक्ट का भी कितना आया? 36 ग्राम। हो गया।
अब देखिए मैं दूसरे एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये पूरा आप लिख लीजिएगा। बीच में थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया था तो सेटिंग करने में 10-15 सेकंड मैंने लिए जहां पे मैंने कंटेंट नहीं समझाया, ठीक है। अब ये पूरा क्लियर स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आप लिख लीजिए। चलिए अब मैं चलता हूं। तो अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं इजी। आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस व्हेन कंबाइंड विथ क्लोरीन गैस, then 2 moles of हाइड्रोक्लोराइड गैस इज फॉर्म्ड। अब मैं आप जो मेरे साथ वेकेशन बेंच में थे उन लोगों को मैंने 1 to 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास प्रिपेयर करवाया है। एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आप लोगों को भी 1 to 30 एलिमेंट्स का मास प्रिपेयर करना है, ठीक है। वो आप जरा प्रिपेयर कर लीजिएगा। पीछे दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, और आपको 10th स्टैंडर्ड में शायद 1 to 10 एलिमेंट तो पता ही है। तो अब ये जो दोनों है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये जो है हमारे रिएक्टेंट है। ये हाइड्रोक्लोराइड गैस जो बनता है वो प्रोडक्ट है। अब देखिए अगर मैं रिएक्टेंट का मास गिनूं, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या है, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है। तो इसमें क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं, क्लोरीन का है 35.5 ग्राम पर मोल। अभी मोल को रहने दीजिए क्योंकि मोल कंसेप्ट मैंने समझाया नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो बाद में आई विल एक्सप्लेन यू। और हाइड्रोजन का तो पता ही है 1 ग्राम। ऐसे भी सीखते जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका भी मास आज हम यूज करें उसका याद रखने की ट्राई करना कि आपको 1 to 30 तो आना ही चाहिए। 2 into 1 प्लस 2 क्लोरीन मीन्स 2 into 30 5.5। तो ये क्या हुआ, कितना हुआ, 2 प्लस 71, इसका मतलब हुआ 73 ग्राम, ठीक है। अब मैं मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूं। मास ऑफ प्रोडक्ट ऐसे बुक में डिटेल में नहीं समझाया होगा, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। क्या बनता है हाइड्रोक्लोराइड गैस, उसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। ऊपर जैसा ही आ गया तो आपको हो गया कि मास सेम ही रहेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। 2 into 35.5, ये हुआ 2 प्लस 71 इज इक्वल टू 73 ग्राम। देखिए कोई भी रिएक्शन ले लो, एनी रिएक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड, ऑलवेज द मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेन इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा स्टेटमेंट है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर और मास कुछ भी लिख सकते हो। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देख लीजिए ठीक से, एक आपको मैं दे रहा हूं वो अपने आप करिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल तीसरा लिखो ताकि लो आपका बहुत एकदम कंफर्म हो जाए। जैसे कि आपको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ चुके हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड when react with a sodium hydroxide, hydrochloric acid is acid, sodium hydroxide is base, it gives a sodium chloride, it gives us sodium chloride plus water। अब मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 ग्राम, क्लोरीन का भी आपको पता है 35.5 ग्राम, सोडियम का मैं यहां पे दे रहा हूं 23 ग्राम, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम, ठीक है। तो
अब आप अपने आप डिसाइड करिए, कोई भी बाकी नहीं रहता ना। हाइड्रोजन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, सोडियम, ऑक्सीजन, इतने ही एलिमेंट है, देखिए, ठीक है, इतने ही एलिमेंट है। और आप इसको मुझे बताइए कि इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है कि नहीं होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन with example, with example, law of constant proportion with example आपको समझाना है। तो ये लॉ भी बहुत ही इजी लॉ है, इसमें भी कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लॉ दिया किसने। तो दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, और जोसेफ प्राउस्ट जो है वो भी फ्रेंच साइंटिस्ट है। गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। तो सीधा लॉ के ऊपर आते हैं। पहले एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि अगर आप वाटर सैंपल कहीं से भी लो, चाहे सूरत में से लो, चाहे अहमदाबाद से वाटर का सैंपल मंगवाओ, चाहे मैं बोलता हूं कि चाहे मार्स के ऊपर से मंगवाओ, चलो वाटर का सैंपल, तो सभी वाटर सैंपल में क्या होगा, टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, ठीक है। कहीं से भी कोई कंपाउंड ले लो, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में से उठा लो, तो उसमें कांस्टेंट प्रपोर्शन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अमेरिका से पानी मंगवाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और अफ्रीका से मंगवाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। कहीं से भी वाटर सैंपल आप लाओ, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। तो मैं लो यहां पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप जरा लिखना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। और कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये इसका सेम ही मीनिंग हुआ। प्रपोर्शन और कंपोजिशन मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ। अब आप लिखते जाओ, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर in same definite proportions. Okay. According to this law, a pure chemical compound always contain same elements combined together. Same elements combined together. Always, कहीं से भी सैंपल उठाओ, ऑलवेज सेम एलिमेंट्स। मैंने पहले एग्जांपल दिया, कहीं से भी वाटर सैंपल लाओ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा। कहीं से भी कॉमन सोल्ट लो, ठीक है, यहां से लो, या तो अमेरिका से मंगवाओ, या अफ्रीका से मंगवाओ, या स्विट्जरलैंड से मंगवाओ, उसमें 1 सोडियम और 1 क्लोरीन होगा, NaCl, ठीक है। सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसका एक रिलेशन होता है, डेली वो किसी भी मेथड से बनवाओ आप, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आप लेबोरेटरी में बनाओ, या तो नेचुरली जो मिलता है वो सैंपल ले लो। वाटर आप लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करो, या नेचुरल कोई सैंपल ले लो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही होगा, कंबाइन टुगेदर इन द सेम डिफाइनाइट प्रपोर्शन, in the same definite proportion, ठीक है, सेम डिफाइनाइट प्रपोर्शन।
लिख लिया। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द प्योर सैंपल ऑफ एनी कंपाउंड, प्योर सैंपल ऑफ एनी कंपाउंड, pure sample of any compound always contain constant proportion of each element present in it, जो स्टेटमेंट आपको अच्छा लगे, एक ही स्टेटमेंट आपको याद रखना है, तैयार करना है। चलिए इसको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल से। अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल लिया है उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट, लेकिन पहले मैं वाटर का एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। एक्स फॉर एग्जाम्पल, H2O always contain 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम, इससे ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको कहां मिलेगा? ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन देख लीजिए। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन always contain, irrespective the source, आप लिखते जाना, irrespective the source of water। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं से भी वाटर सैंपल निकालो, कहीं से भी वाटर सैंपल आप लो, तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल बुक वाला लेके। तो चलिए अब जो जोसेफ प्राउस्ट ने एग्जाम्पल लिया और जिसके आधार पे उसने ये लॉ बनाया, उसने एक सैंपल लिया, सैंपल का नाम है क्यूप्रिक कार्बोनेट और उसका फॉर्मूला होता है CuCO3, क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो पहले उसने क्या किया, एग्जाम्पल ये जो है वो जिसके ऊपर से लॉ बना वो है, कंपाउंड का नाम है क्यूप्रिक कार्बोनेट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है CuCO3, कॉपर और कार्बोनेट मिलके। अब पहले उसने क्या किया, क्यूप्रिक कार्बोनेट का नेचुरल सैंपल लिया। कौन सा सैंपल लिया? नेचुरल, जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है। उसके बाय एक्सपेरिमेंट ही मेजर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ऑल 3 एलिमेंट्स। कॉपर उसने मेजर किया, कार्बन मेजर किया और ऑक्सीजन भी मेजर किया। तो कॉपर का प्रोपोर्शन उसको मिला 51.35%। आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो या तो XYZ लिख सकते हो। ठीक है, मुझे समझाना ये है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप लेबोरेटरी में बनाओ कंपाउंड या तो नेचुरली वो कंपाउंड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको कार्बन का प्रोपोर्शन जो मिला, ही फाउंड कार्बन इज 9 पॉइंट नियर अबाउट 74%।
आप टेक्स्ट बुक से टैली कर लेना। और ऑक्सीजन उसको मिला 3891%। ये एग्जैक्ट फिगर ही है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। ओके, अब उसने क्या किया कि क्यूप्रिक कार्बोनेट का आर्टिफिशियल सैंपल लिया। पहले उसने कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर में से पास करके उसने लेबोरेटरी में ये बनाया, ये बना कॉपर कार्बोनेट। और ये है लैब मेथड, बाय लैब मेथड। लैब में उसने ये और बाद में इसके भी प्रोपोर्शन उसने एनालाइज किए। ठीक है, दिस सेकंड आई हैव रिटन क्यूप्रिक कार्बोनेट दैट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ये वाला जो है वो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में से उसने निकाला और ये उसका एनालिसिस किया। तो क्या हुआ, जो लैब में था उसमें भी कार्बन और कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, उसके परसेंटेज उसने मेजर किए तो ये भी मिले उसको 51.35%, ये उसको मिले 9.74% और ये उसको मिले 38.91%। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर तीसरी जगह पे से ये लिया होता क्यूप्रिक कार्बोनेट, या तो लैब मेथड में नहीं इंडस्ट्रियल मेथड से बनाया होता, तो भी कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम ही रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू जोसेफ प्राउस्ट, according to the law of constant composition, if compound is prepared by any method or the sample is taken from anywhere, then all the elements proportion is remains same. My dear friends, तो दोनों लॉज में हमने क्या देखा? पहला जो लॉ था वो केमिकल रिएक्शन के लिए था कि आप जितना रिएक्टेंट यूज करते हो सामने उतनी ही प्रोडक्ट मिलती है, दोनों के मास में कोई फर्क नहीं रहता है। मतलब कि दैट लॉ वाज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, सॉरी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब दूसरा जो लॉ हमने लिया वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और यू कैन से द कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ये कंपाउंड के लिए था कि कंपाउंड चाहे कहीं से भी आप लो, ठीक है, वाटर सैंपल कहीं से भी उठा लो, लेबोरेटरी में बनाओ या तो कहीं और जगह से लाओ, तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, और जिस बिना पे, जिस एक्सपेरिमेंट पे जोसेफ प्राउस ने ये जो लॉ बनाया था वो कंपाउंड भी मैंने ले लिया, एक उसने नेचुरल सैंपल लिया, एक लैब में खुद बनाया, तो उसने दोनों का जो परसेंटेज प्रोपोर्शन है वो उसने सेम ही पाया। ठीक है, तो ये 2 लॉ आप ठीक से पढ़ लो। अब आज के टाइम में, in recent time these laws are not that much significant. ओके, तो उसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं, तो ये ठीक से आप प्रिपेयर करो। हम उसके बाद एक बढ़िया लॉ डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।